डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, आपका फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है और उसके बारे में डिटेल्स। तो देखते हैं। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहते हैं। मान लो, उससे पहले आपको मैं कंडीशन समझाता हूँ। सीन सोचो ऐसा, आपने एक वायर कंसीडर किया, एक एंड का नाम ए दिया, दूसरे एंड का नाम बी दिया। मान लो इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, और इस वायर से करंट पास कर रहा है आई। तो लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बाहर आता है और उस कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ये क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो कांस्टेंट बाहर आता है उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब सुनिए, सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ देखें इस इक्वेशन को V बराबर आई आर, तो जब हम वी आई कर्व बनाएंगे तो इस V बराबर आई आर को कंपेयर करो y बराबर एम एक्स से, इक्वेशन से। ये इक्वेशन किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वी आई कर्व भी कैसे पास करेगा, ओरिजिन से, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि इसका भी स्लोप, ये मान लो स्लोप, इस कर्व का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं, tan थीटा। और यहाँ पे V बराबर आई आर के केस में स्लोप क्या हो जाएगा, R। ध्यान दें, यानी कि वी आई कर्व का, और ये किसके लिए है, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कब है, ये ओम्स लॉ है, यही तो है लॉ, ओम्स लॉ। तो जो मटेरियल इस लॉ को फॉलो करता है उसी को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर या ओमिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, यह ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलोज ओम्स लॉ। यानी कि जो ओमिक कंडक्टर होंगे उनके केस में वी आई कर्व हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब मन में सवाल आता है कि क्या सभी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं। आप सेमीकंडक्टर के केस में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ते होंगे। आप अगर ध्यान नहीं है तो मैं बताऊंगा भी, ऐसा कुछ रहता है इस तरीके से। यहाँ पे तो ओम्स लॉ आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे तो आईवी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके का कर्व तो ऐसा है। तो ओम्स लॉ का कई बार ड्रॉबैक भी बोला जाता है। तो मतलब ड्रॉबैक क्या है, हर बार वी आई कर्व आई वी कर्व ऐसा लीनियर होगा जरूरी नहीं है। ये कब होता है, उसी के लिए होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आई वी कर्व बनाऊँ, क्या बनाऊँ, आई वी कर्व, तो चूंकि आई वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो बताओ V जब आई आर है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r इंटू V, ठीक है। तो हम इधर से मिटाते हैं, तो हम
बना सकते हैं आई वी कर्व, तो हम आई वी कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आई वी कर्व। आई वी कर्व भी इस इक्वेशन से जब कंपेयर करो तो तुमको क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर क्या है हमारा? कांस्टेंट है। वन वी आर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो अगर आई वी कर्व है उसका स्लोप कितना होगा? उसका स्लोप होगा 1/r। ध्यान रहे कि वी आई कर्व का स्लोप क्या होता है? r। आई वी कर्व का स्लोप क्या होता है? 1/r। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे R को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। कांस्टेंट है, इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या है ये आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हमने बोला कि सभी मटेरियल्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब सभी मटेरियल में V और I का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, सभी मटेरियल में I और V का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो जो मटेरियल इसको फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, मतलब जिन मटेरियल के लिए वी आई कर्व लीनियर होता है या आई वी कर्व लीनियर होता है, उनको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। अगर आप वी आई कर्व बनाते हो तो स्लोप जो होगा वो आर होगा, यानी रेसिस्टेंस के बराबर। और अगर आप आई वी कर्व बनाते हो तो स्लोप क्या होगा? 1/r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, देखो बोर्ड वोर्ड में चाहे ऐसे कोई पूछे, जानना चाहिए है ना, चीजें समझ में आना चाहिए। कई बार लोग बोलता है कि ये जो V बराबर IR है कहाँ से आया है ना, आप कैसे देखिए। तो याद होगा आपको कल, जो एक तो ये ऑलरेडी लॉ है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कल मैंने एक चीज बताया था, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। आपको याद होगा, हमने कल J बराबर सिग्मा ई पढ़ा था। ध्यान दो, J इक्वल्स टू सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि आप याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? V/L हम लिख सकते हैं। E बराबर माइनस dV/dr होता है, यहाँ माइनस डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। और इस J को हम लिख सकते हैं I/A इक्वल्स टू सिग्मा V/L। ध्यान से देखो तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? I इंटू L/A इंटू 1/सिग्मा इक्वल्स टू V। और ये सिग्मा क्या है हमारा? कंडक्टिविटी, कल बताया था मैं। इसी सिग्मा को का जो रेसिप्रोकल है 1/सिग्मा, इसी को हम रो भी बोल सकते हैं, IL/A इंटू रो। या अगर हम ये ना भी लिखें तो भी दिख रहा है कि L भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट। अगर हम किसी गिवन वायर के लिए बात करें, अगर हम किसी गिवन वायर की बात करें तो एक L क्या गिवन L है, A भी गिवन है, और ये सिग्मा भी कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया कि नहीं? और इसी 1/सिग्मा को हम रो बोल रहे हैं। तो हम यहाँ से ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कि 1/सिग्मा को ही हम क्या बोलते हैं? रो, जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। हम यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यही ना फाइनली हम बोले थे V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बेसिकली ये जो ये टर्म है रो L/A जो कांस्टेंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। और ऐसे भी अगर हम कोई वायर किसी भी मटेरियल का हो, उसका लेंथ अगर L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो उस वायर की रेसिस्टेंस क्या होती है? रो L/A होती है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले आते हैं कि रेसिस्टेंस है क्या।
तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि आप पढ़े हैं आप 10th क्लास में भी कि जब कभी भी करंट फ्लो करेगा इस वायर से तो ये करंट के फ्लो को अपोज करता है इसका मटेरियल। अब कैसे मैं दिखाता हूँ, उससे पहले मैं फिर से समझा दूँ ये सब कि कैसे हमने ये आपको जो V बराबर आई आर प्रूव किया। क्योंकि हम कल पढ़े थे J बराबर सिग्मा ई, तो J बराबर सिग्मा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, लिखा। और यहाँ पे मैं और अच्छे से यहाँ पे समझा दूँ कि अगर मान लो यहाँ पे भी अगर लगता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता V बाई एल ही होता। तो आई जे को क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए सिग्मा V बाई एल। यहाँ से I इंटू एल बाई ए इंटू 1 बाई सिग्मा इक्वल्स टू V। दिख रहा है कि L भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट और सिग्मा भी कांस्टेंट इस दिए गए कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से हम V बराबर I इंटू एल बाई ए इंटू इसी 1 बाई सिग्मा को हम रो बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ये सब कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिखे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहीं से आ गया V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे R का मतलब क्या है, R किसको बोल रहे हैं, और एल बाई ए, या इसी R को हम क्या है, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं R को, रेसिस्टेंस। अब हमको ये जानना है कि बहुत आप रेसिस्टेंस कर रहे हो, तो ये समझा दो कि रेसिस्टेंस है क्या। हम इनको मिलाते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा रेसिस्टेंस को। क्या है रेसिस्टेंस, देखेंगे। नहीं समझ में आएगा वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आती है। देखिए, देखो रेसिस्टेंस क्या है, सोचो। मान लो यह एक वायर है और इस वायर को अगर हम ऐसे इस वायर के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं V, लेंथ है इसका L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, सिंपल। देखो तो ध्यान से देखो, आपको मालूम है कि कंडक्टर में करंट का फ्लो करने का मेन कारण क्या है। तो चूंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब यहाँ से ये ड्रिफ्ट करके चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो ये फ्लो हो रहा है करंट का, यानी करंट के फ्लो का कारण इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होना, और ये ड्रिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है जो इसको अपनी ओर जो अट्रैक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है जिसके मोशन को। तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी करंट फ्लो कर रहा है यानी जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो इस इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को अपोज कर रहा है। यही अपोजिशन जो मटेरियल ऑफर करता है किसको, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को, या उसी को क्या बोले, करंट के फ्लो को, वही क्या कहलाता है हमारा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो इट इज अपोजिशन offered by material to flow of current। यही है हमारा क्या, रेसिस्टेंस। मैं फिर से रिपीट करूं कि ये बेसिकली क्या है, इट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्यों होता है ऐसा, वो कारण भी हमने समझाया। अब देखिए, कोई भी एक वायर है या कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन
ए है तो उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उसके लेंथ, यानी कि कोई भी एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उसका वो जो अपोजिशन ऑफर करेगा करंट के फ्लो को, जिसको हम रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, वो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा कि कितना लेंथ है उसका, यानी कि रेसिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी कंडक्टिंग वायर का, वो वायर उतना ही कम अपोजिशन ऑफर करेगा करंट के फ्लो को, ठीक है। और आप मान लो हम कॉपर का वायर यूज करें, एल्युमिनियम का वायर यूज करें, अलग अलग मटेरियल का वायर यूज करेंगे तो भी रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं यहीं पे आता है रो, जिसको हम एक कांस्टेंट बाहर आता है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टिविटी। और यही डिसाइड करता है, इसी से पता चलता है कि रेसिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रो कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, गोल्ड के लिए कुछ और होगा। तो जब अलग अलग मटेरियल के लिए मान लो हम कॉपर का, एल्युमिनियम का, गोल्ड का, तीनों का वायर ले, जिसका लेंथ भी सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो, तो क्या तीनों का रेसिस्टेंस सेम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों की जो रेसिस्टिविटी है वो अलग अलग होगी। तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसका लेंथ कितना है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। उससे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं कि रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है? इट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट। कैसे अपोजिशन ऑफर्ड करता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना चाहेगा। जब ड्रिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट को अपोज करेगा, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। यही अपोजिशन जो मटेरियल ऑफर करता है करंट के फ्लो को, वही क्या कहलाता है? हमारा रेसिस्टेंस। अब हमने बताया कोई भी वायर जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसकी जो रेसिस्टेंस होगी वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा अपोजिशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि वायर की एरिया जितना बढ़ाते जाए, मतलब कि एक वायर कॉपर का है पतला सा, और वही मटेरियल का वायर ले सेम लेंथ का जो मोटा वायर है, तो मोटा वाला वायर कम अपोजिशन ऑफर करेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और यहाँ से जब ये बाहर आएगा प्रोपोर्शनलिटी की जब इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और ये रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। यहाँ से पता चलता है कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे, वायर के लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और टेम्परेचर पे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं, अब देखें तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात, ऐसा यूनिट जो है रेसिस्टेंस का वो होता है हमारा ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो मैं बता दूं, आप याद रखेंगे, ML2 T-3 A-2। ये क्या है? इसका डायमेंशन है, इसका रेसिस्टेंस का। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से बताया है कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का या किसी भी वायर का किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तीसरा मटेरियल पे, चौथा टेम्परेचर पे। इतनी सारी चीज़ों पे रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। मतलब ये रेसिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे। कैसे, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। मटेरियल पे कैसे, तो मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि आर बराबर ओ एल बाई ए है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये है हमारा रेसिस्टेंस के बारे में। अब हम थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें रेसिस्टिविटी के बारे में। क्या है रेसिस्टिविटी, वो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, देखो आपको मालूम है कि इसको डिनोट करते हैं रो से। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ध्यान दो, अगर एल क्या हो जाए, 1 हो जाए एंड एरिया भी 1 हो जाए, तो आर क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली रेसिस्टिविटी जो है क्या है, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहने का मतलब कि जैसे हम स्पेसिफाई कर दिए यहाँ पे कि लेंथ 1 ही होना चाहिए, एरिया 1 ही होना चाहिए, तब जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो इसी रेसिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं फिर से रिपीट करूं कि बेसिकली चूंकि आर बराबर एल बाई ए है और हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि एल 1 हो जाए, स्पेसिफाई मतलब ये सुनिश्चित कर देंगे एल 1 ही हो, लेंथ 1 ही हो, एरिया 1 ही हो, तो जो रेसिस्टेंस है वही न रो है। यानी कि अगर लेंथ 1 हो, एरिया यूनिट हो या 1 हो, तो जो वायर की रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, वही क्या कहलाता है, हमारा रेसिस्टिविटी। क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। और थोड़ा सा मैं बता दूँ, आपको याद होगा कि हम जब किए थे V बराबर आई आर, जो हम लिख रहे थे, तो थोड़ा और उसके पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि हम क्या लिखे थे, V बराबर आई है ना, 1 बाई सिग्मा एल बाई ए लिखे थे कि नहीं लिखे थे। इसी 1 बाई सिग्मा को हम लोग बोले थे रो। और आपको याद होगा तो कल हम बताए थे कि सिग्मा को ही हम क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर ताऊ बाई एम। सिग्मा को ही हम क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर ताऊ बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई ए। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एम बाई एन स्क्वायर ताऊ इंटू एल बाई ए। और यही टर्म ना क्या है, रो है। देखो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि रो बेसिकली क्या होता है, एम बाई एन स्क्वायर ताऊ। तो रो मतलब स्पेसिफिक, या रो मतलब रेसिस्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब किसी यानी कि एक ऐसे वायर का रेसिस्टेंस जिसका लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एम बाई एन स्क्वायर ताऊ। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब नंबर डेंसिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ताऊ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल यानी 1 बाई रो कहलाता है कंडक्टिविटी, जो कल हम बताए थे फॉर्मूला एन स्क्वायर ताऊ बाई। मैंने बोला कि आप अभी जस्ट इसको मान लो ऐसा, बाद में समझाएंगे ये क्या है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टिविटी क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। और छोटा छोटा चीज ध्यान दें, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ही हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो ध्यान रहे, हमने भी क्या देखा? रेसिस्टिविटी के बारे में देखा। तो रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी का मतलब होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कहने का मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कहने का मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक खास वायर, एक स्पेसिफिक वायर का रेसिस्टेंस। कहने का मतलब वो स्पेसिफिकेशन क्या है? तो ऐसा वायर जिसका लेंथ यूनिट हो, एरिया यूनिट हो, तो उस वायर की रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है। अब हमने बताया कि कल हम जानते, अभी अभी देखे V बराबर आई है, जहाँ पे R को किसके बदले में लिखे थे? इसी के बदले में। सिग्मा कल हम क्या पढ़ाए थे? एन स्क्वायर टाउ बाई ए। तो 1 बाई सिग्मा को ये लिख सकते हैं, और इसी पूरे टर्म को ना हम R बोल रहे हैं, R ये, और यहाँ अभी बता रहे हैं R बराबर रो एल बाई ए भी होता है। तो इसी टर्म को ना हम रो बोल रहे हैं, और बेसिकली इसी का रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जो कि हम कल बताए थे, इसके बदले में ये लिखे थे। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हम इन सब का यूनिट देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिटा दें इसको। चलिए ध्यान दीजिए, आप ध्यान दो, रेसिस्टिविटी का जो यूनिट हम लिखे हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे? ध्यान दो। तो चूंकि R बराबर क्या है? रो एल बाई ए, और ये क्या होता है? ओम, और ये क्या है? मीटर बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रो का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर। ठीक है, अच्छा ध्यान से रखो, ध्यान दो। आप देखो, सिंस कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर, या इसी को हम बोलते हैं महो पर मीटर, या हम किसी को बोलते हैं साइमन पर मीटर। चूंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टेंस, और रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा पर ओम या महो। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना? और जितना भी चीज़ें छोटी छोटी फॉर्मूला हमने बताया है उसको आपको पढ़ना है। आज मैं नोट्स भेज देता हूँ उन सब का टेलीग्राम चैनल पे, जो जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहाँ जाके आप कल वाला और आज वाला भी नोट्स ले लेंगे, और ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर, कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट पर ओम पर मीटर, या महो पर मीटर, या साइमन पर मीटर। ऐसा ही कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट पर ओम, महो या साइमन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इन जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा। ध्यान देना, जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ पूरा सीक्वेंस वाइज डाल रहा हूँ, एक भी चीज़ कुछ छूटता नहीं है, छूटेगा नहीं। सारा उसका नोट्स है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डालता हूँ या डाल रहा हूँ आपके टेलीग्राम जो चैनल है हमारा फेथ इन फिजिक्स में। तो आप सभी लोग वीडियोस को देखिए, समझ में आए, आपको लगे कि आपको बेनिफिट हो, तो आप हमारा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पैसा खर्च हो रहा है और मुझे कुछ अर्निंग हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको पता है, आपको इतना पता है, ये पूरा एकदम मतलब बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के ये किया जा रहा है। इसके पीछे कोई हमारा ये नहीं है बेनिफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग बस ये कर रहे हैं कि ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होता है खासकर फिजिक्स में, तो उनको
उनको समझ में आए, उनको इजी लगे ये सब्जेक्ट और वो आसानी से, इसके वजह से एटलीस्ट उनका सिलेक्शन कहीं पे रुके नहीं। इस मोटो के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं, यही हमारा करने का इंस्पिरेशन है। तो आप इसके बदले में हम चाहेंगे कि आपका कुछ तो कुछ अप्रिसिएशन मिले हमें। वही अप्रिसिएशन होता है आपका वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को चैनल्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये आपकी तरफ से हम लोगों के लिए अप्रिसिएशन है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िएगा और डाउट हो कमेंट्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू।